नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा और सबसे बड़ी खबर रही आज प्रधानमंत्री की बुलाई बैठक जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की जो सर्वदलीय बैठक रही वो 3.5 घंटे तक चली, बातचीत होती रही और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी वो कम करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक का फोकस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। डीडीसी चुनाव के सफल संचालन की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना प्राथमिकता है। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक मौत भी दर्दनाक है। युवा पीढ़ी की रक्षा करना सामूहिक कर्तव्य है। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम नेता जिसमें शामिल हुए थे, उन्होंने बाहर आकर अपनी बात भी कही है। आपको सुनाते हैं महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं इस बारे में। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करा के ही रहेंगे और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि एक मुलाकात से दिल की दूरी कम नहीं होती। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। उमर साहब, पीएम ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान की तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है कि वो फैसला जो लिया गया, यानी कि जो विशेष दर्जा राज्य का ख़त्म किया गया, उसके साथ नहीं है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए वो कानून हाथ में लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ज़रूरत है कि विश्वास वापस बढ़ाया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि वो संतुष्ट तब होंगे जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। सर, कुछ दल आर्टिकल 370 को हटाने की मांग भी कर रहे थे। कुछ पार्टीज ये भी कह रही थी कि आर्टिकल 370 रिवोक होना चाहिए। क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा भीतर भी मीटिंग? देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध हैं स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध हैं। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलम्ब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी, तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। और जो स्टेटहुड के ऊपर जो बातचीत हो रही है, स्टेटहुड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने उपयुक्त समय पर स्टेटहुड लौटाई जाएगी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन इसके लिए कोई टाइम बाउंड ऐसा कहा गया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जल्द ही जो डिलिमिटेशन एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही स्टेटहुड को भी वापस किया जाएगा। प्रधानमंत्री की बैठक जिसमें वो दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो 3.5 घंटे तक चली। इसमें घाटी और जम्मू से 14 नेता जो थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आई कि प्रधानमंत्री ने सबसे गुजारिश की कि वो डीलिमिटेशन जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि वहाँ पर दोबारा से इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जा सके। दूसरी बड़ी बात ये आई सामने कि जो स्टेटहुड को लेकर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा मुद्दा उठाती रही हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से आश्वासन हुआ कि जब टाइम आएगा तो स्टेटहुड जो है वो वापस दोबारा की जाएगी। तीसरी बड़ी बात ये सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एक प्रेजेंटेशन की जिसमें उन्होंने ये बताया कि 40 लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कुछ पॉलिटिकल प्रिजनर्स भी थे, अभी भी कुछ नज़रबंद हैं। इस सब को लेकर वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो एक कमेटी बनाएंगे और हर एक पीएसए एक्ट को, हर एक पीएसए जो डिटेंशन है, अरेस्ट है, उसे रिव्यू किया जाएगा। इस सब से जो घाटी के लोगों के बीच में एक अविश्वास है घाटी का दिल्ली को लेकर, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बैठक थी जो प्रधानमंत्री ने बुलाई थी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। तो ये था कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक का सार। और आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के म्यूटेशन का डेरा क्यों बना हुआ है, ये सवाल उठ रहा है। क्यों महाराष्ट्र में ही हर वेरिएंट सबसे पहले दिखता है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी सबसे पहले यहां मिला था और डेल्टा प्लस वेरिएंट के चलते महाराष्ट्र अब हाई अलर्ट पे है। महाराष्ट्र से ही क्यों होती है म्यूटेशन की शुरुआत? घातक वेरिएंट की खोज सबसे पहले महाराष्ट्र में ही क्यों? पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट B16172 का पहला मामला सामने आया था। दूसरी लहर के लिए इसे ही जिम्मेदार माना जाता है। म्यूटेशन पर अध्ययन के लिए नवंबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच 733 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें पाया गया कि वायरस 47 बार म्यूटेट हो चुका है। 15 मई के बाद महाराष्ट्र ने कुल 7,500 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे और महाराष्ट्र के इन्हीं सैंपल से 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट मामलों की पहचान हुई है। देखते ही देखते डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। डेल्टा प्लस के भी 2 वेरिएंट बताए जा रहे हैं, जिसे AY1 और AY2 नाम दिया गया है। महाराष्ट्र और मुंबई कोविड टास्क फोर्स इसके अलग अलग कारण समझने की कोशिश कर रही है। टास्क फोर्स के मुताबिक महाराष्ट्र अकेला राज्य है जो अपने 36 जिलों में से प्रत्येक से लगभग 100 नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहा है, इसलिए म्यूटेशन की पहचान आसान होती है। फिलहाल 1,21,859 एक्टिव केस देख रहे महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या शुरुआत से ही ज्यादा रही है। लंबे वक्त तक मरीजों में वायरस की मौजूदगी भी म्यूटेशन में मदद करती है। भारी संख्या में और लगातार विदेशी यात्रियों की आवाजाही, तटीय राज्य होने के कारण जारी समुद्री कारोबार, जनसंख्या घनत्व और मौसम जैसे अलग अलग फैक्टर्स कारणों की लंबी सूची में शामिल हो सकते हैं। कि महाराष्ट्र जो है ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड और प्रगतिशील स्टेट है। मुंबई और आसपास का इलाका जो है इसका फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, तो स्वाभाविक है कि लोग जो है मुंबई में आना जाना उनका बहुत ज्यादा लगा रहता है दूसरे स्टेट से भी, और इस वजह से जो है कि पेशेंट्स भी आ सकते हैं और स्ट्रेन में जो है म्यूटेशन हो सकती है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाराष्ट्र एकमेव अभी राज्य है जो कि हर महीने 100
सैंपल्स हर डिस्ट्रिक्ट से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ले रहे हैं, और इस वजह से है हम लोग जो है वो एक्चुअली ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसको पकड़ पाए। सरकार के कई बड़े स्वास्थ्य प्रोजेक्ट से जुड़े रहे वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश चंद्र सिंह और बीएमसी कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर गौतम भंसाली ने समुद्री कारोबार, नमी भरे मौसम जैसे कई फैक्टर को म्यूटेशन का कारण माना है। तो केसेस भी सबसे ज्यादा हमेशा सबसे पहले महाराष्ट्र में आता है, केरला में आता है, फिर गुजरात और फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। बाकी जो मौसम का इफेक्ट है, डेफिनेटली मौसम जैसे पहले हमारे यहाँ पे रहता है, उसके बाद में जैसे बारिश पहले यहाँ आ रही है उसके बाद बाकी कंट्री में आती है, या पहले जैसे गर्मी वगैरह है यहाँ होती है, बाकी सब जगह होती है। ये बेसिकली थोड़ा सा मुझे पोर्ट वगैरह का रीजन लगता है, प्लस यहाँ एंट्रीज जो होती है सबसे ज्यादा एंट्री पॉइंट केरला और महाराष्ट्र में है, तो इसकी यही मुझे सबसे बड़ी मुख्य वजह लगती है कि यहाँ पहले आता है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाता है। द एयर रूट मुंबई महाराष्ट्र का है, प्लस पॉपुलेटेड कंडीशन ऑफ दिस सिटी का। सेकंड जो सी रूट अगर हम बात करें तो बहुत सारे फॉरेनर्स या फॉरेन से गुड्स और सप्लाई सी रूट से आते हैं, और अगर हम मिडिल ईस्ट को जोड़ते हैं कि मिडिल ईस्ट से कोई भी कनेक्शन मुंबई के थ्रू आती है। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट केस हमको महाराष्ट्र मुंबई में मिला था, क्योंकि वो भी केस दुबई के थ्रू आया था। तो दीज आर द 3-4 फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई से स्टार्ट हो रहा है, महाराष्ट्र के थ्रू हो रहा है। म्यूटेशन के कारणों की पड़ताल जारी है। तीसरी लहर की तारीख तय नहीं, पर आने का अंदेशा कायम है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।